अगेन सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशंस। सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है सॉल्यूट जो होता है माइनर क्वांटिटी में, एक होता है सॉल्वेंट जो होता है मेजर क्वांटिटी में। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है ना तो मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, वो वीडियो से जाकर आप डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ दी सॉल्यूशंस। फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं कि देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। सबसे पहले सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में, सॉलिड को गैस में, गैस इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड। जो ये सॉल्यूशंस है ना 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है जी। इसको बस इतना याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि लीटर्स में होता है, दैट इज अ मोलैरिटी, दैट इज अ मोलैरिटी, ठीक है। देन वी हैव द मोलैलिटी। मोलैलिटी में जो है हम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ पे हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, ऊपर हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन की बात करें तो मोलैरिटी इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द मोलैलिटी। फाइन। देन वी हैव द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिस कंपोनेंट का आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, ठीक है, उसके मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, एंड सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू दी 1, ऑलवेज इक्वल टू दी 1। फाइन। देन वी हैव द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक प्रेशर में डिसॉल्व हो सकता है ना, मतलब कितनी चीनी पानी में घुल सकती है, दैट इज अ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में एक हमारा लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट कि जो पार्शियल प्रेशर है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। ये मोल फ्रैक्शन लिखे गलत है, ये सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स solubility. The partial pressure of a gas is directly proportional to its the solubility. इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू के एच एक्स बी, P इज इक्वल टू के एच एक्स बी। हेनरीज लॉ के 3 हमने क्या कहते हैं एप्लीकेशन पढ़ी है। सबसे पहले एप्लीकेशन होती है इसकी सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। सेकेंड इसकी होती है दैट इज द अनॉक्सिया, एंड थर्ड इसकी होती है बेंज, थर्ड इसकी होती है बेंज। देन वी हैव द राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या कहता है कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन पे। राउट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स द मोल फ्रैक्शन। द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसी में हमारे आते हैं आइडियल सोल्यूशन एंड द नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन जो राउट्स लॉ फॉलो करते हैं एट एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इनका डेल्टा एच 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होता है। एग्जाम्पल बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ये सब। और इसमें आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन में हमारा होता है जो राल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, राल्स लॉ फॉलो नहीं करता, वो होता है हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो तरीके की डेविएशन देखी जाती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन कब होती है? पॉजिटिव डेविएशन कब होती है? जब जो ए बी की इंटरेक्शन है ना दैट इज वीकर देन ए बी बी इंटरेक्शन। फाइन। जो ए बी की इंटरेक्शन है दैट इज, एक सेकेंड, द ए बी की इंटरेक्शन इज वीकर देन ए बी बी की इंटरेक्शन, देन हम बोलते हैं इट इज अ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसका? अल्कोहल CCl4 and the CS2 that shows the positive deviations. And then we have the negative deviation. नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है? जिसमें ए बी की जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है ए बी बी की रिस्पेक्टिव में। इसका एग्जांपल है एसिड एंड एनालिन, ए स्क्वायर एसिड और एनालिन, ये क्या करता है? नेगेटिव डिविएशन शो करता है। फाइन। इसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है और डेल्टा वी नेगेटिव होता है, ठीक है। देन वी हैव द एजियोट्रोप। एजियोट्रोप होते हैं जिनकी सेम कॉम्पोजिशन होती है लिक्विड एंड वेपर फेज में, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ किसी की लार्ज पॉजिटिव डिविएशन है तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉर्म करेगा, और अगर किसी की लार्ज नेगेटिव डिविएशन है तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉलो करेगा। फाइन। तो ये हमारा हो गया। आगे हम चलते हैं। देन वी हैव द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड करती है नंबर पे, अमाउंट पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो होती है हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला हमारा आता है दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसका मेनली फॉर्मूला होता है एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी एम ए पी नॉट ए अपॉन में डब्ल्यू ए पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। देन वी हैव द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट जो होती है डेल्टा, अगर मैं एम बी के फॉर्म में बोलूँ तो एम बी इज इक्वल टू 1000 इंटू डब्ल्यू बी इंटू के बी अपॉन में डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, और इसको हम ये भी बोलते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एम के बी। दिस इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, जो कहती है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ठीक है। देन वी हैव द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो क्या कहती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। देन वी हैव द ऑस्मोटिक प्रेशर, देन वी हैव द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करना थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है दैट नीड्स टू बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू आई एन आर टी अपॉन में वी, एन आर टी अपॉन में वी। देन वी हैव द एबनॉर्मल मोलर मास, जिसको हम बोलते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जिसमें कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, आई नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 देन इट इज़ अ एसोसिएशन, क्या करेगा ये एसोसिएशन करेगा, एंड इफ इट इज़ लेस देन 1 तो ये डिसोसिएशन करेगा, ठीक है। सो दैट्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द सिंपल टर्म जिसमें आप इंटर कन्वर्ट करते हो किसको, केमिकल एनर्जी को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। केमिकल से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल एनर्जी बनाते हो, फाइन। इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके दो तरीके के सेल्स आते हैं, एक आते हैं आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक आपके आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फाइन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको कोई सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज की जो है रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, फाइन। सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुछ टर्म्स आते हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। सबसे पहले रेजिस्टेंस, जो कि क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। देन वी हैव द रेजिस्टिविटी दैट इज रेजिस्टेंस फॉर स्पेसिफिक एरिया एंड द लेंथ, फाइन, जिसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू R A अपॉन में L। देन वी हैव द कंडक्टेंस, इट इज मीन्स द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट विच इज G इज इक्वल टू K अपॉन में G स्टार, जिसकी यूनिट होती है साइमन और ओम इनवर्स। एंड देन वी हैव द कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू G स्टार अपॉन में R, फाइन। जो कप्पा का फॉर्मूला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। देन वी हैव द योर लिमिटिंग, देन वी हैव द मोलर कंडक्टिविटी एंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी सिंपल मतलब होता है दैट इज स्काई m, डेल्टा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन में C, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल द आयंस, अगर उसमें 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट है और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का गैप क्या है 1 सेंटीमीटर, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन में C, ठीक है। एंड देन वी हैव द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो क्या कहती है कि मोलर कंडक्टिविटी अगर या तो डाइल्यूशन इनफाइनाइट है या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 अप्रोच कर रही है, तो उसकी जो हम कंडक्टिविटी बोलेंगे दैट विल बी अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, फाइन। फिर हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो इजीली डिसॉल्व कर जाता है पानी में, पूरा तरीके से कंप्लीटली आयोनाइज कर जाता है, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करता, जो पार्शली आयोनाइज करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है हम इस तरीके के ग्राफ से निकाल लेते हैं, फाइन। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो हम नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो पैरेलल हो जाता है टू दी एक्सिस, फाइन। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ कहता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रोलाइट की उस किसके इक्वल है, उनके कैटायन के और अनायन के, दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस का जो सम है
उसकी इक्वल होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. सो इट स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल contribution by the cation and the anion respectively. It is used to determine molar conductivity of the weak electrolyte. ये कहता है हमारा कोलरॉश लॉ. फाइन. और कंडक्टिविटी की क्या वेरिएशन है कॉन्सेंट्रेशन से, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे कप्पा यानी कि के घटेगा, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी. इसको डिटेल में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जाके पढ़ सकते हो. फाइन. उसके बाद हमारा आता है दैट इज़ द नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती है? नर्स्ट इक्वेशन कहती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन एन आर अपॉन पी. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग आर अपॉन पी. ये होती है हमारी नर्स्ट इक्वेशन. इसके बाद इसी में आता है हमारी दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसी में आता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है दैट इज़ के सी, जो होता है हमारा के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ई नॉट इंटू एन अपॉन में 0.059. इसी में हमारा आता है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला जो कहता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, जहाँ पे एफ की वैल्यू है 96500 फैराडे. 96500 फैराडे. तो ये आपकी तीन हो गई. नर्स्ट इक्वेशन होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया एंड योर गिब्स फ्री एनर्जी हो गई. उसके बाद हमारा आता है दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में आपके आते हैं दो लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ. फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेपोजिशन होगा सब्सटेंस का. ठीक है. सो इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ W इज इक्वल टू जेड, क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी. मतलब क्या कि जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी जो है पास कराओगे उतना ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा. ठीक है. एंड द सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस को हम लिबरेट करें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू तो उनका जो सम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट. तो वो किसके इक्वल होगा? उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, जिसका फॉर्मूला होता है W1 इंटू W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2. फाइन. इसी के बाद हमारा आता है कोरोजन. कोरोजन हमारा आता है, कोरोजन क्या होता है? जिसमें हमारे मेटल को जंग लग जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन. ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, मेटल की स्लो ईटिंग होती है. किसके प्रेजेंस में? एयर के और मॉइस्चर के प्रेजेंस में. बैरियर मेथड, सैक्रिफिशियल मेथड और एंटी रस्टिंग मेथड कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो मेटल्स हैं उनको जंग ना लगे, उनमें रस्टिंग ना हो. फाइन. फिर हमारे आते हैं दो तरीके के सेल. पहला आता है प्राइमरी सेल, फिर आता है सेकेंडरी सेल, फिर आता है फ्यूल सेल. प्राइमरी सेल का मतलब क्या होता है कि एक बार यूज़ हो गया ख़त्म हो गया. जैसे आपका टीवी रिमोट सेल, रिमोट का सेल हो गया, या आपके किसी टॉय कोई कार है जो कि सेल से चलती है, तो वो एक बार उसका सेल ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, आप उसको दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते. दैट इज़ अ प्राइमरी सेल. सेकेंडरी सेल क्या होता है? जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो, जैसे आपके इन्वर्टर्स हो गए. फाइन. एंड जो फ्यूल सेल होंगे, फ्यूल सेल क्या होते हैं? जो कि कंबशन से चलते हैं. जो कि किससे चलते हैं? कंबशन से चलते हैं. जो कि मीथेन को, H2 को, इनको क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो फ्यूल सेल ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि दे आर मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली देन द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी सेल. ठीक है. और इसी में लास्ट हमारा आता है दो फॉर्मूलाज. एक हमारा आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. जिसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है. एंड एक हमारा आता है केसी का फॉर्मूला जो कहता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा. सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा. ये होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स निकालने का फॉर्मूला. एक फॉर्मूला इसमें हो रहा है दैट इज़ ई कैथोड माइनस ई ए नोट, जो ई नॉट होता है. ठीक है. यस. सो दैट्स ऑल. इसमें इतना ही है. ठीक है. और इसमें कुछ लास्ट में रिएक्शंस है जो आपको रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी. उसके अलावा आपको अगर मैं कोई इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं तो मैं आपको इसी में मार्क कर देती हूँ. सबसे पहले तो नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द केसी इज़ वैल्यू इंपॉर्टेंट. उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आ जाती है. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है? उसका वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कोलरॉश लॉ. ठीक है. और ये दोनों ग्राफ, एक ये वाला ग्राफ, एक सेकेंड,
एक ये वाला ग्राफ बहुत आता है और एक ये वाला ग्राफ बहुत आता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। देन आपको कोलेरोस लॉ इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ द प्राइमरी सेल, इनकी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं और ये इंपॉर्टेंट है करोजन एंड रस्टिंग। फाइन, सो होप इसकी रिवीजन। फाइन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दैट इज पर यूनिट टाइम, दैट इज पर यूनिट टाइम। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जो पाथ रिएक्शन फॉलो कर रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, उसको हम कहते हैं कि वो रिएक्शन का क्या है, एक मैकेनिज्म है। एवरेज रेट हम निकालते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से और इंस्टेंटेनियस रेट हम निकालते हैं डी एक्स बाय डी टी से। फाइन, उसके बाद अगर हम चलें, रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है जब इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की, यूनिटी क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की क्या है, यूनिटी है, दैट इज अ रेट कांस्टेंट। देन वी हैव द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंपल सा मतलब है ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जो रेट है दैट इज डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो कि रेट पे जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। द आंसर विल बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रेट which does not depend on the concentration of the reactant. Then we have the first order reaction. First order reaction क्या होती है? Sum of power to which concentration of reactant are raised in rate law is equal to unity, is equal to unity, is equal to 1. Then we have the order. Order क्या होता है? Sum. Order is the sum of power in which concentration terms are raised in the rate law. ठीक है, power is order and order is the power. देन वी हैव द मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी सिंपल मतलब होता है कि कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं जो एक एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, इनफ्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, एक नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा ही होगी, दैट्स अ मॉलिकुलैरिटी। फाइन, देन वी हैव द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले इसमें आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कि कैसा रिएक्टेंट है उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी कैसी होगी। उसके फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, अगर गैस है तो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, सॉलिड है तो कम करेगा, लिक्विड है तो कम करेगा। फिर आती है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में ना, कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके सिलेबस में दो ही टर्म्स है, एक कॉन्सेंट्रेशन पढ़नी है, एक टेम्परेचर पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रेट लॉ पढ़ना ही पढ़ना है, लॉ ऑफ मास एक्शन भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर एंड द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और टेम्परेचर भी जनरली इंक्रीज होगा तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर हमारी बात करते हैं कैटलिस्ट। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट सिंपल जो होते हैं, जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था कि जो कैटलिस्ट है वो एक्चुअली में करते क्या हैं, तो आपने देखना है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं एंड द एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं। लेकिन डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस और के, इन पे इनका कोई भी क्या नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, देन वी हैव द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड देन दिस इज द अर्हाइनस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए आर टी, माइनस ई ए आर टी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी कहती है कि जो इफेक्टिव कोलिजन होगा वो क्या होता है, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी किससे ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा, मतलब जितनी एनर्जी उसको चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए, अगर उससे ज़्यादा है तभी कोलिजन एक सक्सेसफुल कोलिजन है। और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, तभी जाके क्या होता है, प्रोडक्ट इजीली फॉर्म होता है। एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी रिएक्टेंट की, that will leads to a proper bond formation, that will leads to a proper bond formation। ठीक है, ये है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। अब एक सेकेंड वेट करो, आई कैन से द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। अगर मैं बोलूँ किसी ने इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं किया तो सबसे पहले वो इस चैप्टर में से क्या क्या उठाएगा? सबसे पहले आपने क्या करना है, रेट लॉ करना है। रेट लॉ को और उसकी जो यूनिट है, यूनिट का एक मैंने एक फॉर्मूला बताया था जिसका होता है दैट इज मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। इसमें जो n है दैट इज द ऑर्डर
n क्या है आपका ऑर्डर है। आपने सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना है तो n को आप 2 की वैल्यू डालोगे तो वैल्यू क्या आएगी मोल -1, है ना, ठीक है। उसके बाद L एंड सेकंड इनवर्स। तो आपने जो है ऐसे करके इसके यूनिट एकदम से निकालनी है। यूनिट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, हर साल आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज़ ये वाला, दैट इज़ द K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R नॉट अपॉन में R, log R नॉट अपॉन में R। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। देन मॉलिकुलरिटी की थ्योरी अच्छे से कर लेना कि it is a number of reactant molecules simultaneous to form product. It has to be a whole number. It can't be a fractional. It can't be zero. It can't be so large, है ना। मतलब दो मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना तभी जो है कोलाइड होंगे। देन हाफ लाइफ में अगर मैं बोलूँ कोई फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 अपॉन में K। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाफ लाइफ में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जीरो ऑर्डर के से ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यही होती है कि जब एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है तो उसका क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन उस पर डिपेंड ही नहीं करती, तो रेट इंडिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो सिर्फ लगता है, इसलिए हम उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वी हैव द अरहाइनस इक्वेशन। अरहाइनस इक्वेशन में सिर्फ दो फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये वाला दैट इज K इज इक्वल टू AE माइनस EART, ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये वाला, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू EA। E इज द एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, ठीक है, 1 माइनस T1 माइनस 1 माइनस T2। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आता है और उस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले तो आपने करके जाने हैं। उसके अलावा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है, और कोलिजन थ्योरी में तीन चीज़ याद रखनी है, एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल कोलिजन। फाइन, सो आई होप दिस 10 minutes क्विक रिविजन सीरीज इज हेल्पिंग यू, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए कहाँ से आएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड येस इस PDF को जब सीरीज़ खत्म होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड जरूर कर लेना और एग्जाम से पहले इसी माइंड में आपको आपने रीड करके जाना है। फाइन, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। रिवाइज D एंड F ब्लॉक। सबसे पहले D ब्लॉक एलिमेंट से अगर मैं स्टार्ट करूँ, सो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में जाता है। फाइन, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ N-1 D1 to 10 NS1 to 2। फाइन, उसके अलावा इसकी चार सीरीज़ है, चार ट्रांजिशन सीरीज़ है। पहली है हमारी 3D सीरीज़ स्कैंडियम टू जिंक, दूसरी 4D सीरीज़, फिर 5D सीरीज़ एंड फिर 6D सीरीज़। फाइन, अगर स्टार्ट करें इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सबसे पहले तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट कॉमन कौन सी है इनकी, +2। हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है इंक्रीज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ईजिली दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू डी ट्रांजिशंस, ठीक है। मेनी ट्रांजिशन मेटल हैव देयर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। It can easily form complexes, thus it exhibits the catalytic behavior. Due to empty space ये interstitial compounds और alloy भी बनाते हैं और इनका magnetic moment निकालना हो तो the formula is n+2 अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पे n is the number of unpaired electron। D ब्लॉक एलिमेंट्स के पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इसका एक्सेप्शन कौन सी है, जिंक, कैडमियम एंड द मरकरी। फाइन, उसके अलावा इसकी दो रिएक्शंस हैं K2Cr2 KMnO4। K2Cr2 की बात करूँ तो उसकी प्रिपरेशन को कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले आप लोगे FeCr2O4, ठीक है। उसमें आपने डाला सोडियम कार्बोनेट Na2O3, किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में। क्या बना, Na2CrO4 Fe2O3 और CO2। इस Na2CrO में आपने डाला H+, क्या बना, Na2Cr2O2। इस Na2Cr2O2 में आप KCl डाल दो तो बनेगा K2Cr2O7, सॉरी हाँ K2Cr2O7,
दैट इज़ अ पोटेशियम डाइक्रोमेट। फाइन। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो इट इज़ ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम। इट इज़ यूज्ड एज अ फोटोग्राफी, लेदर एंड इन द टैनिंग इंडस्ट्री। ठीक है। इसकी KMnO4 की प्रिपरेशन से स्टार्ट करें तो MnO2 लेना है, उसमें KOH और O2 डालना है, क्या बनेगा K2MnO4। ठीक है। इस K2MnO4 में आपने डाला है H2SO4 तो क्या बनेगा KMnO4, क्या बनेगा KMnO4 प्लस MnO2। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करें तो ये पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज़ न्यूट्रल एंड फेडली अल्कलाइन एंड इट यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड एंड अ बेयर्स रिएजेंट। आगे चलते हैं, अगर हम F ब्लॉक पे बात करें, F ब्लॉक वो ब्लॉक के एलिमेंट है जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो F सबशेल में जाता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करने से पहले इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ n-2 F 1 to 10, n-d 1 to n-d 1 to 10, ns 1 to 2। ठीक है, ns 0 to 2। लैंथेनाइट की अगर हम बात करें तो लैंथेनाइट में 4F की फिलिंग होती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज़ अ हाई डेंस मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट ऑल्सो फॉर्म्स द अलॉय। इट इज़ सॉफ्ट, malleable, ductile with low tensile strength. Most common oxidation state is +3, लेकिन ये +2 और +4 भी एग्जिबिट करते हैं। Why they are colored? Due to FF transition। ठीक है, La and La3+ and La3+ and Lu3+, ये डायमैग्नेटिक है, बाकी सारे क्या हैं पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एम्प्टी स्पेस की वजह से ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं एंड दे ऑल्सो फॉर्म अलॉय ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज। लैंथेनाइट को अट्रैक्शन क्या होती है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4F की वजह से ग्रेजुअली साइज का क्या होना, साइज का घटना। ठीक है, साइज का घटना क्यों, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल। एंड इट इज़ हाईली यूजफुल इन मेकिंग अलॉय एज कैटलिस्ट इन डाई, बुलेट्स एंड द शेल्स। एक्टिनोइड्स की बात करें, एक्टिनोइड इज ऑल्सो हाईली डेंस मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट फॉर्म द अलॉय स्पेशली विथ आयरन। इट इज सिल्वरी विथ मेटल्स एंड हाईली रिएक्टिव। ठीक है, टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एल्कलीज, हाउएवर दे आर लेस रिएक्टिव देन एसिड्स। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3, लेकिन +4, +5, +6, +7 भी एग्जिबिट करते हैं। सम ऑफ द आयन्स आर कलर्ड ड्यू टू FF ट्रांजिशंस। ठीक है, most of the actinide ion are colored due to unpaired electron and they are highly electropositive and आधे से ज़्यादा एक्टिनॉइड, ये सारे एक्टिनॉइड्स की बात करें तो दे आर रेडियो एक्टिव। फाइन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, पुअर शील्डिंग ऑफ 5F जिसकी वजह से एटॉमिक साइज घटता है। वहाँ पे किसकी पुअर शील्डिंग थी, 4F की, यहाँ किसकी 5F की। ठीक है, यूजेस की बात करें तो थोरियम इज यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, यूरेनियम are used as a fuel in a nuclear reactor। ठीक है, also uranium is used in glass, textile and the medicine industry। फाइन। आगे चलते कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे आपका जो ये K4 है दैट इज़ अ काउंटर आयन। ठीक है, ये बैलेंस करेगा चार्ज को कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। ठीक है, ये जो आपका बाहर का है दिस इज़ अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो क्या कर रहा है, जो कि एंटिटी शो कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम और कितने लीगेंड्स उसको सराउंड कर रहे हैं। आयरन इज द सेंट्रल एटम, ठीक है, जो कि Cn से सराउंडेड है। Cn इज द लीगेंड हियर जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एंड 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने लीगेंड हैं जिन्होंने मेटल को सराउंड कर रखा है। ठीक है, जो लीगेंड है इट कैन बी यूनिडेंटेट, इट कैन बी पॉलीडेंटेट, इट कैन बी बाइडेंटेट। ठीक है, इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ रिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, किलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किलेशन। नॉमेनक्लेचर से अगर हम स्टार्ट करें तो नॉमेनक्लेचर ये ऐसा इसका ऐसे रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, उसके बाद होमोलेप्टिक लीगेंड जिसमें सेम लीगेंड है एंड हेटेरोलेप्टिक लीगेंड जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लीगेंड है। ठीक है, आइसोमेरिज्म्स की बात करें तो आइसोमेरिज्म इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दो तरीके के होंगे, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस और फेरिडोनल और फेशियल एंड मेरिडोनियल।
इन ऑप्टिकल में क्या होगा, इट इज़ ओनली एग्जिबिट बाय कायरल मॉलिक्यूल, जिसमें लीवो रोटेटरी एंड योर डेक्स्टो रोटेटरी फाइन। इसकी स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो ज़्यादा हाई ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट, ड्यू टू ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद इनमें आती है 3 तरीके की थ्योरी। सबसे पहले आती है वर्नस थ्योरी, जो ये कहती है भाई प्राइमरी वैलेंसी कौन सी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी इज द corresponding to oxidation number of central metal atom, it is satisfied by ionizable and non directional, ठीक है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है, ये मेटल और लीगेंड का बॉन्ड होता है उसको, ठीक है। इट इज सेटिस्फाइड बाय आयोनिक और न्यूट्रल लीगेंड, इट इज़ नॉन आयोनाइजेबल एंड इट इज़ डायरेक्शनल, ठीक है। वीबीटी की अगर हम बात करें तो वीबीटी में क्या होता है कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन करता है तो उसकी लीगेंड के अप्रोच से पता लगता है कि वो आउटर ऑर्बिटल बनेगा या इनर ऑर्बिटल बनेगा। अगर तो लीगेंड स्ट्रॉन्ग आ गया तो इट विल फॉर्म इनर ऑर्बिटल, तो D2sp3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर जो लीगेंड है वो वीक है तो आउटर ऑर्बिटल बनेगा, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगी, sp3d2 फाइन, ये है। लेकिन ये थ्योरी क्या होगी, एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, क्या, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाटा। तो आई यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कहती है कि हमारे पास 2 तरीके के वो होते हैं ऑर्बिटल, T2g एंड EG, यानी कि एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। तो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड आ रहा है, ठीक है, तो जो CFSE है वो ज़्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो अलग से आपकी बॉन्डिंग होगी। और अगर वीक लीगेंड है तो CFSE कम है, बेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो अलग तरीके से बॉन्डिंग होगी। दैट विल फॉर्म इन दी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने तो एक फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू 4 × 9 × एंगल, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू सी हैलो एल्केन्स की अगर हम बात करें, हैलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में कराया, आपको पॉपुलर वीडियोस में जाके दिख जाएगा। फाइन, क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर हम नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पर क्लासीफाई करें तो इट इज़ मोनो हैलोजिनेटेड, डाई हैलोजिनेटेड एंड ट्राई हैलोजिनेटेड। फाइन, एंड अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर बात करें तो विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, एराइलिक, ठीक है, ये सब होता है। फाइन, एंड डाई हैलोजिनेटेड में भी एक विसिनल डाइहेलाइड होता है, एक जेमिनल डाइहेलाइड होता है। इसको हम सिर्फ डिवीजन पर्पज से करेंगे, डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी नॉमेनक्लेचर की, तो कॉमन नेम इनका होता है एल्काइल हैलाइड, और हमारा जो आईयूपैक नेम होता है वो होता है हमारा हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स मतलब हैलो मतलब हैलोजन एंड एल्केन चेन। फाइन, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, सबसे पहले हम इसको अल्कोहल से बनाते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसको हम इसको अल्कोहल से बनाते हैं, ठीक है। इसमें ZnCl2 से भी बनता है, इसको हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। लुकास रिएजेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन कि मतलब कौन सी डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, टर्बिडिटी से पता लग जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ SOCl2, तो उससे SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड को प्रेफर क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके जो बाय प्रोडक्ट्स दैट आर एस्केपेबल गैसेस, तो अल्कोहल से बनता है। देन एल्कीन से बनता है, एल्कीन से 2 रूल से बनता है, एक होता है मार्कोनिकॉफ रूल, एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, हैलोजन के जो नेगेटिव पार्ट है उसने भी वहीं अटैक किया जहाँ हाइड्रोजन कम था। फाइन, तो मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे वही नेगेटिव पार्ट जो है वो अटैक करेगा, दैट इज़ अ मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और खराश इफेक्ट ये कहता है कि टर्मिनल कार्बन पे जो है हाइड्रोजन लगेगा, टर्मिनल कार्बन पे, लाइक वन पोजीशन पे। फाइन, थर्ड भी है फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम अल्कोहल से जिसमें हम RCH3 को कन्वर्ट करते हैं RCH2Cl में। इसकी जो कैटलिस्ट है दैट इज Cl, UV लाइट एंड HCl। फिर हैलोजन एक्सचेंज, एक 2 रिएक्शन है, एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन से जो है हम RX में NaI डालते हैं तो हमारा Ra + NaX बनता है, एंड स्वार्ट्ज में हम जो है फ्लोरो एल्केन बनाते हैं, राइट, मतलब RBr में हमने AgF डाला तो हमें क्या बन गया, RF + AgBr। सो दिस आर द 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देन लेट्स कम टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये पानी में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। फाइन, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। डेंसिटी की बात करें तो जैसे जैसे ये हल्के होंगे
ठीक है। वैसे वैसे इनकी डेंसिटी कम होगी, जैसे जैसे ये इनके साइज बढ़ेंगे, इनके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ेंगे, डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उनके पेरेंट कार्बन चेन से। और अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, RI का सबसे ज़्यादा, फिर RBr का, फिर RCl का, फिर RF का, ठीक है। लेकिन अगर आइसोमेरिक हैलाइड्स है तो बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ घटेगा। ब्रांचिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट से। फाइन, लेट्स कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसमें होता है SN1 SN2। ये मैंने इतना डिटेल में करवाया है, ये प्लीज़ ज़रूर जाके देखना, बिकॉज ये एग्जाम में आता ही आता है। SN1 एंड SN2 रिएक्शन करके जानी है। SN1 अगर की मैं बात करूँ तो ये 2 स्टेप रिएक्शन, इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है और इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ये इसका होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। SN2 की बात करें तो ये दोस्त SN2 की बात करें तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन होता है। और इसका जो आई कैन से द रिएक्टिविटी इज़ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 3 डिग्री में जनरली नहीं फॉलो होता, तो ये SN1 फॉलो कर लेता है। देन वी हैव द एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें बीटा एलिमिनेशन होती है, ठीक है, और ये सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंगली फॉलो की जाती है। देन अगर मैं बात करूँ ड्राइथर RX + Mg तो ये RMG ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। इसी से आती है हमारी 2 रिएक्शन, एक होती है वुड्स रिएक्शन जिसमें कार्बन का नंबर डबल हो जाता है, एक होता है वुड्स-फिटिक रिएक्शन जिसमें एक हमारी होती है एल्काइल चेन, एक हमारी होती है एराइल चेन, मतलब एक ये वाली होगी, ठीक है, और एक नॉर्मल हमारी एलिफेटिक चेन होगी। फाइन, इसके बाद हम आगे चलते हैं हैलो अरीन्स पे। हैलो अरीन्स की बात करूँ तो इसमें भी सेम है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मोनो हैलोजिनेटेड, डायहेलोजिनेटेड, पॉली हैलोजिनेटेड, पॉली एरीन्स, मोनो हेलो अरीन्स एंड पॉली हेलो अरीन्स। पोजीशन की बात करूँ तो एलाइलिक, विनाइलिक एंड एराइलिक। फाइन, हेलो अरीन्स सेम कॉमन नेम एराइल हैलाइड एंड आईयूपैक नेम विल बी द हैलो अरीन्स। इनकी प्रेपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इनकी प्रेपरेशन होती है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पर एक प्रोडक्ट हमारा बनता है किस पे, मेटा पे, एक बनता है ऑर्थो पे और पैरा पे। फिर सैंडविच रिएक्शन, इसमें हम क्या करते हैं NH2 से हम क्या बनाते हैं, पहले डाइजोनियम बनाते हैं, मतलब एनालिन से डाइजोनियम, एंड उसमें फिर हम जो डालते हैं फिर हम हैलोअरीन बनाते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये हर साल आती है एग्जाम में। देन वी हैव द गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है, गैटरमैन रिएक्शन एंड दिस इज़ द बाल-श्वीजमैन रिएक्शन। फाइन, देन इसके अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो दे आर इनसॉल्युबल, है ना, दे आर ऑल्सो इनसॉल्युबल, बीइंग हैवियर देन वाटर, दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो दे आर नियरली सिमिलर, ठीक है, अल्काइल हैलाइड से सिमिलर ही होते हैं इनके। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ता है जैसे साइज बढ़ता है, ठीक है। और अगर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करें तो आयोडो का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमो का, फिर क्लोरो का, फिर फ्लोरो का, और जो पैरा आइसोमर है उसका ज़्यादा होता है, ठीक है, देन द ऑर्थो, क्योंकि पैरा वाले में क्या होती है, सिमिट्री होती है, पैरा वाले में क्या होती है आपकी, सिमिट्री होती है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो हैलो अरीन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर ड्यू टू इट्स रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। इन डोज प्रोसेस जो एसाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन होती है, इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन फॉर्म करते हैं ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। पैरा वाले क्यों ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होते हैं, ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी फॉर्मेशन, ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल फॉर्मेशन, वो सिमेट्रिकल दिखते हैं पैरा वाले, इसलिए पैरा वाले जो है मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। देन पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, DDT, ठीक है, एंड दे हाईली यूजफुल टू अस बट हैव सीवियर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। फाइन, सो या दिस इज द होल ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। अगर मैं इसमें से आपको बोलूँ कि किस में से बहुत ही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एक आएगा क्वेश्चन आपका इसमें से, दैट इज़ अल्कोहल से प्रिपरेशन का, एक मार्कोनिकॉफ से। उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं बात करूँ तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे आता है क्वेश्चन, ठीक है, ब्रांचिंग, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। उसके अलावा जो मेजरली क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ ऑफ द SN1 एंड SN2 रिएक्शन, SN1 SN2, ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट्स सैंडविच रिएक्शन, ये आएगा ही आएगा, ठीक है जी। एंड या दिस केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एक तो ये रीजनिंग ज़रूर आती है कि क्यों पैरा आइसोमर्स आर द मेजर प्रोडक्ट, तो आंसर होता है ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल अरेंजमेंट इट इज़ कंसिडर एज अ मेजर प्रोडक्ट। उसके अलावा नेम रिएक्शंस की बात करूँ तो सैंडविच इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टीन इंपॉर्टेंट है, स्वार्ट्ज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वुड्स फिटिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, और या दैट्स इट,
ठीक है, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल्स दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हम हाइड्रोजन आटम हटा के क्या लगाते हैं, OH ग्रुप लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्कोहल्स। लाइक दिस इज अ अल्कोहल। फाइन। उसके बाद अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करूं तो अल्कोहल्स को ना हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर लेते हैं। जैसे कि अगर तो जिस कार्बन से OH अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है उससे हम पता लगा लेते हैं कि यह प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। फाइन। तो सबसे पहला हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी। सेकेंड हमारे हो गए मोनो, डाई एंड द पॉलीहिड्रिक। मतलब क्या, अगर एक OH है तो मोनोहिड्रिक, 2 OH है डाइहिड्रिक, और बहुत सारे OH थे यार पॉलीहिड्रिक इन नेचर। ये होती है इसकी बेसिकली द क्लासिफिकेशन। ट्राइहिड्रिक का एग्जाम्पल होता है आपका ग्लिसरॉल। क्या होता है आपका ग्लिसरॉल। फाइन। फिर हम बात करते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, OL। यानी कि अगर एक कार्बन है तो मिथ प्लस ऑल, मीथेनॉल, इथेनॉल। तो इनका प्रीफिक्स क्या है, ऑल। द प्रीफिक्स इज दी ऑल। फाइन। इसके बाद ना यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ, पर मैं स्ट्रक्चर की एक बात बोलूँगी कि जैसे जैसे आपका बल्कीनेस बढ़ेगी ना ऑफ द एल्काइल ग्रुप, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करता है, बल्कीनेस ऑफ द एल्काइल ग्रुप। इतना याद रखना है इसके स्ट्रक्चर में। अगर हम बात करें इसके प्रेपरेशंस की, सबसे पहले इसमें आता है दैट इज एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, 2 पॉइंट्स इसमें याद रखना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम H2O ऐड कराते हैं, पानी एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में, और जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनता है। यानी कि क्या बनता है, मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। देन हमारा आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें जो हमारे आइकेन से जो कैटलिस्ट है दैट इज द B2H6 H2O2 OH एंड योर H2O। फाइन। ये हमारे कैटलिस्ट है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपके एक्सीलेंट ईल्ड यानी कि बहुत बढ़िया ईल्ड में आपको अल्कोहल्स मिलते हैं, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 1 ऑल। क्या मिलते हैं, 1 ऑल। तो हाइड्रोबोरेशन में आपको मिलेंगे 1 ऑल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, और जो आपका एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन है उसमें आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ये हो गया हमारी पहली 2 प्रिपरेशन। थर्ड हमारी आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड में RMgX डाला तो हमें क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दूसरा एल्डिहाइड लिया, उसमें RMgX डाला, हमें मिला सेकेंडरी अल्कोहल। फिर हमने कीटोन में RMgX डाला, हमें मिला टर्शरी अल्कोहल। ये होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। क्या होता है हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। फाइन। उसके अलावा हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन से भी होता है। यानी कि इसको मैं ना यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। देखो, OH होता है, उसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा बनेगा CHO। CHO को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, हमारा बनेगा COOH। ठीक है, इसको अगर हम उल्टा करें, यानी कि हम COOH को रिड्यूस करें तो हमारा बनेगा एल्डिहाइड, और CHO को हम रिड्यूस करें हमारा बनेगा अल्कोहल। हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हम CHO को क्या करेंगे, माइल्ड रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, माइल्ड रिड्यूस करेंगे। और एसिड को हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेंगे। एसिड की क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेंगे। ठीक है जी। तो एसिड की जब हम स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं LiLH4। क्या किसको यूज़ करते हैं, LiLH4 को। ठीक है, ये हम करते हैं एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है जी। और अगर हमने एल्डिहाइड से बनाना है क्या, अल्कोहल, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें हमारा माइल्ड रिड्यूसिंग में आता है NaBH4 एंड योर H2 या फिर निकल, प्लैटिनम एंड योर पैलेडियम। फाइन। मेरे पास ना इस चैप्टर के डिटेल नोट्स है, अगर वो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल्स के हायर बॉइलिंग पॉइंट है। किसके कंपैरिजन में, ईथर्स, हैलोअल्केन्स, हाइड्रोकार्बन, सबसे ज़्यादा किसके हैं, अल्कोहल्स के। दे हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज ड्यू टू, क्यों,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिससे ये वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स की होती है, एंड इनकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जैसे जैसे चेन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटेगी, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटेगी। देन वी हैव दिट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्कोहल्स जो है ड्यू टू इट्स पोलर नेचर दे आर एसिडिक, सबसे बड़ा दे आर एसिडिक इन नेचर, दे शो एसिडिटी। सेकेंडली, अल्कोहल्स ना ईजिली अंडरगो कर जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से टू फॉर्म हैलोअल्केन्स, टू फॉर्म दी हैलोअल्केन्स। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करने से आपको एल्कीन मिलते हैं। जैसे हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाए थे, तो हम उल्टा अल्कोहल से एल्कीन भी बना सकते हैं। ठीक है, पानी ऐड करा के अल्कोहल बनाया, पानी रिमूव कर दो, डिहाइड्रेट कर दो, तो एल्कीन बन जाएगा। उसके अलावा आपको जो है देखो, अगर आप पीसीसी और कॉपर की प्रेजेंस में माइल्ड ऑक्सीडाइज करोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आपको क्या देंगी? प्राइमरी अल्कोहल आपको देगा कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल आपको देगा, सॉरी, प्राइमरी अल्कोहल आपको देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी आपको देगा कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगी? आपको कीटोन। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या देगी? एसिड। लेकिन टर्शरी अल्कोहल नहीं देती, टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन में नहीं देती एल्डिहाइड या कीटोन। क्यों नहीं देती? बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड दे फॉर्म एन एल्कीन। पेपर में आता है कि जब प्राइमरी को हम क्या करते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल को हम माइल्ड ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन मिलता है। तो टर्शरी को ऑक्सीडाइज करने से हमें कुछ क्यों नहीं मिलता? तो आप बोलना दे आर जनरली रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड दे फॉर्म दी एल्कीन, एंड दे फॉर्म दी एल्कीन। क्यों वाई दे आर resistant to oxidation? Because they does not have the alpha hydrogen. alpha hydrogen उनके पास नहीं होता, इसीलिए वो ऑक्सीडेशन अंडरगो नहीं करती। ठीक है जी। उसके बाद इनके कुछ एग्जांपल है कि मीथेनॉल एंड इथेनॉल आर टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। उसके अलावा लुकास रिएजेंट हैलोअल्केन्स में पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है। लुकास रिएजेंट में क्या होता है कि अगर 1 डिग्री है तो टर्बिडिटी नहीं होगी रूम टेम्परेचर पे, टर्बिडिटी 5 मिनट्स बाद आई तो सेकेंडरी है, इमीडिएटली आ गई तो टर्शरी है। ये हमारा अल्कोहल का टेस्ट है। क्या है? HCl प्लस ZnCl2 नोन एज दी लुकास रिएजेंट, नोन एज दी लुकास रिएजेंट। फाइन, ये हमने देखा अल्कोहल। अब हम देखेंगे फिनॉल। फिनॉल की बात करें, फिनॉल क्या होता है? दिस इज अ फिनॉल, दिस इज अ फिनॉल, बेंजीन रिंग पे हुआ जिसको बोलते हैं फिनॉल। आयुपैक नेम की बात करें तो इनका क्या होता है? इनको हम फिनॉल के नाम से जानते हैं। इनके नाम से जानते हैं, इनको हम फिनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, फिनॉल के नाम से इनको हम जानते हैं। इनके अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो ये क्यूमीन से बनता है, क्यूमीन। ठीक है, हाँ, और बहुत सारी 2-3 और रिएक्शंस है, इनसे ये फॉर्मेशन होती है इनकी, किसकी? फिनॉल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें सो इट्स डेरिवेटिव्स आर कलरलेस, दे आर कलरलेस, क्रिस्टल एंड सॉलिड, दे आर वाटर सॉल्युबल, दे आर ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, and they have a comparatively higher and melting and boiling point than other classes of organic compound with comparable molecular mass. तो इनका भी क्या है? हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिनॉल दे आर मोर एसिडिक, दे आर मोर एसिडिक। वाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एसिडिटी घटा रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज while electron withdrawing group decreases the acidic strength of phenol. तो फिनॉल क्या है? मोर एसिडिक है देन दी अल्कोहल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो OH की प्रेजेंस है फिनॉल पे, ठीक है, वो कहाँ पे होती है? ऑर्थो या पैरा पे होती है ड्यू टू इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रिमन तिमन रिएक्शन आपको सैलिसिल्डिहाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिमन तिमन रिएक्शन एंड द कोल बेस रिएक्शन, ये दो रिएक्शन अगर एग्जाम में नहीं आई ना तो आई डोंट थिंक एग्जाम में फिर आएगा ही क्या। रिमन तिमन रिएक्शन आपको देता है सैलिसिल्डिहाइड। क्या देता है आपको? सैलिसिल्डिहाइड। क्या देता है आपको? सैलिसिल्डिहाइड। और जो हमारा कोल बेस रिएक्शन है वो आपको देता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, कोल बेस एंड द रिमन तिमन रिएक्शन आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, या सो कोल बेस एंड द रिमन तिमन रिएक्शन, ये दो हो गया।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा आ गया ईथर्स। ईथर्स की अगर हम बात करें, ईथर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ROR, इनको हम बोलते हैं ईथर्स। दिस इज ROR, दिस इज नोन एज द ईथर्स। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात करें तो उनको हम बोलते हैं एल्कोक्सियाकेन, यानी कि अगर जो बिगेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन है वो पेरेंट चेन है, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्केन। जो स्मॉलर होगी उनको हम बोलेंगे एल्कोक्सी। क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। ठीक है, यानी कि देखो ना, ये कितनी चेन होती है, 2 चेन होती है ना, ये आर इधर, एक आर इधर। जो चेन बड़ी होगी उसका नाम हम लगाएंगे मेन में, और बाकी को एल्कोक्सी। फॉर एग्जाम्पल ये है मिथ, ये है इथ, दिस विल बी, क्या होगा जल्दी बताओ। जो मिथ है यानी कि कम वाली, वो मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। फाइन। उसके अलावा प्रेपरेशन की बात करें तो ये बनती है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। किससे बनती है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस ये रिएक्शन होती है, इसमें होता है RX। ठीक है, इसमें हम डालेंगे RONA। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये NX को ले जाता है, NX को ले जाता है और क्या फॉर्म करता है, ROR। दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज, द CO bond can either undergo cleavage or electrophilic substitution reaction which occurs at the ortho para position in the aromatic ethers। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कंपैरेटिवली लो। क्या है, कंपैरेटिवली लो एज कंपेयर टू द कंपाउंड वाइल कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास दैट इज अल्कोहल। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइन, ये हो गया इंपॉर्टेंट। अगर इसमें से बताऊं, रीमन तीमन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, कोलबेज रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक एस्पिरिन की फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्पिरिन फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी करके जाना है। मैं यहाँ पे ना नीचे लिख देती हूँ। सबसे पहला हमारा कोलबेज हो गया, ठीक है, उसके बाद रीमन तीमन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तीसरा इसमें एस्पिरिन की फॉर्मेशन हो गई, एस्पिरिन फॉर्मेशन ये बहुत आती है एस्पिरिन फॉर्मेशन की। ठीक है, ये 3 तो आपके गोल्डन टॉपिक्स हैं, इनको तो आप छोड़ के नहीं जाओगे। फोर्थ एक रीजनिंग आ गई कि टर्शरी वाला जो है वो क्यों मतलब अंडरगो नहीं करती ऑक्सीडेशन, एक ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो हमारा हाइड्रोबोरेशन और जो एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन है उसके मैकेनिज्म पूछे जा सकते हैं, उनके मैकेनिज्म पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड येस वन मोर थिंग, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5th टॉपिक है आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स की प्रिपरेशन। फाइन, सो होप ये रिविजन अच्छी रही होगी। सो नेक्स्ट चैप्टर वी हैव द एल्डिहाइड, कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड्स की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप इनमें कौन सा होता है, ये वाला RCHO। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पे क्या लगता है, अल, क्या लगता है यहाँ पे, अल। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें, सबसे पहले इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग रिएजेंट लाइक कॉपर एंड द PCC। हमको पता ही है कि OH से क्या बनेगा, CHO, और ठीक है, और COOH से क्या बनेगा, CHO। ठीक है, तो ये यहाँ से दोनों से बना देते हैं क्या, एल्डिहाइड। उसके बाद डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, माइल्ड सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड। ठीक है, सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल CN से बनता है, इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। ईस्टर से बनता है बाय डिब्बल एच, सो दे आर वेरी मोर रिएक्शंस लाइक ओजोलिसिस, खुशरोव। ठीक है, आपका रोजनमुंद, स्टीफन, इटार्ड, गैटरमैन कोच। फाइन, एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैसे बनते हैं, बाय प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन यूजिंग CrO2 CR2OCl, दैट इज इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अनहाइड्रस AlCl3 CO गैस एंड HCl के प्रेजेंस में क्या बनता है, गैटरमैन कोच रिएक्शन से बनता है बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। टोलुइन से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना हो तब क्या बनेगा आपका, तब आपको कौन से उससे बनेगा, दैट इज इटार्ड से बनेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, सो दे हैव द हायर पोलर मॉलिक्यूल विद बॉइलिंग पॉइंट हायर देन दैट ऑफ अ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन एंड वीकली पोलर मॉलिक्यूल लाइक ईथर। लो मेंबर हाईली सॉल्युबल ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इसलिए क्या है, हायर मेंबर्स आर इनसॉल्युबल लेकिन लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो दे शो अ वेरी ग्रेट रिएक्शंस लाइक HCN से रिएक्ट करते हैं, NaHSO3 से रिएक्ट करते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन, टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट सब देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, कैनिज़ेरो देते हैं। ठीक है, सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड। देन विल मूव टू द कीटोन पार्ट।
कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन कैसे प्रिपेयर्ड होगा, सबसे पहला माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल से, ठीक है, जिसमें हम डाई एसाइल कैडमियम वाली रिएक्शन जो है उससे। सेकेंड ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड एरोमेटिक कीटोन कैसे बन के बाय फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में ओन लगता है, मीथेनोन, इथेनोन, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कीटोन्स टू लाइक एल्डिहाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल देन with higher boiling point, ठीक है। and like aldehyde and lower member of ketone are insoluble but water get higher member are insoluble। रुको, like aldehyde lower members of ketone are soluble, वही है कि जैसे लोअर मेंबर्स है तो वो सॉल्युबल है, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, चेन बढ़ रही है तो वैसे वैसे इनसॉल्युबल हो रही है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सबसे पहला कीटोन एल्डिहाइड की तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, लेकिन कम देते हैं क्योंकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। कीटोन अंडरगो नहीं करते अल्कोहल्स के साथ लाइक एल्डिहाइड, ठीक है, लेकिन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इट फॉर्म्स द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कीटोन अंडरगो करता है रिडक्शन विद LaLH4 NaBH4, ठीक है, प्लैटिनम पैलेडियम NaNH2KOH ZnHg HCl, यानी कि कौन सी रिएक्शन देता है ये, वुल्फ किश्नर एंड द कैनिज़ेरो, ठीक है। कीटोन्स भी एल्डिहाइड की तरह हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, एंड द वन विद अल्फा हाइड्रोजन कैन गो एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डिहाइड और कीटोन में अगर अलग टेस्टिंग करनी हो, वी विल डू दी टॉलरेंस एंड दी फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस एंड दी फेलिंग टेस्ट, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड पर चले, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कैसे होगा, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, एल्डिहाइड एल्कीन के ऑक्सीडेशन से, नाइट्राइल्स के हाइड्रोलिसिस से, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विद CO2 के साथ, फाइन। और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्काइल बेंजीन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसमें ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द एल्डिहाइड कीटोन ऑफ एंड द अल्कोहल, बाय दिस इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड विद मिनरल एसिड फॉर्म एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2 दे गिव एसाइल क्लोराइड एंड अमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस विद NH2। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ LaLH4 और B2H6, ठीक है। एंड दे ऑल्सो अंडरगो द हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की, जहाँ पे जो एरोमेटिक एसिड है कैन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन, फाइन। ओके, लेट्स मूव टू द अमाइंस। सबसे पहले अमाइंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पोर्शन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, द टर्शियरी अमाइन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इट कैन बी एलिफेटिक एंड इट कैन बी एरोमेटिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो दे आर लोअर, एलिफेटिक अमीन्स है वाटर सॉल्युबल, वेयर हायर अमीन्स आर नॉट। बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक अमीन्स की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें तो अमोनिया की तरह ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अमीन्स टू बिहेव लाइक लुईस बेस, दे कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल्काइल अमीन स्ट्रॉन्गर बेस है अमोनिया से, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अमोनिया जो है बेसिसिटी बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी घटाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर पे देखें तो इट इज टेट्राहेड्रल एंड द बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109.5 इन अमीन्स, ठीक है। उसके बाद आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम चलें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे सबसे पहले आपका आता है एसाइलेशन रिएक्शन, जिसमें एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स को हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ईस्टर्स एंड एनहाइड्राइड टू फॉर्म अमाइड्स। कार्बोमाइलिन टेस्ट दूसरा प्राइमरी एलिफेटिक है, प्राइमरी एरोमेटिक ही देगा, जिसमें आइसोसाइनाइड्स बनते हैं और उसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है, ठीक है। देन द हिंसबर्ग टेस्ट, देन द रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, फाइन। एंड उसके बाद आपकी प्रिपरेशंस में कौन कौन सी आती है, सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, जिसमें FeHCl SnHCl से होता है, नाइट्राइल्स, अमाइड्स, अमोनोलिसिस, ठीक है, मोनोलिसिस, गिब्रेल थायरामाइड सिंथेसिस, ठीक है, एंड दी हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड, ठीक है, या
सो लेट्स वेंट टू द नेक्स्ट चैप्टर, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इट इज C6H2, ठीक है। क्लासिफिकेशन से अगर हम शुरू करें तो रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मोनोसेकेराइड्स, गर्लफ्रेंड, रीबा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रिबोज, ओलिगोसेकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, एंड द पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च एंड सेलुलोज। पॉलीसेकेराइड्स कौन सा हो, इसकी बहुत ही लंबी चेन होगी, ठीक है, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। फाइन। मोनोसेकेराइड्स जो कि सिंगल मोनोमर से बना है, इसमें क्या होगा आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोस। डाइसेकेराइड्स में आपके कौन से होंगे, इसमें सुक्रोज से सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, एल्स माल्टोज एंड लैक्टोज आर द रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। प्रोटीन्स पे चलें तो प्रोटीन्स में दो तरीके के आते हैं, सबसे पहले आता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कौन सा होगा, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती लेकिन हमें डाइट से लेना है, दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल कौन से होंगे, जो हमारी बॉडी सिंथेसिस कर सकती है, एग्जाम्पल ग्लाइसिन, ठीक है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की बात करें, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सीक्वेंस देखते हैं, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अल्फा हेलिक्स से बीटा प्लेटिंग देखते हैं, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम क्या देखते हैं, फोल्डिंग देखते हैं, एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, 3D स्ट्रक्चर देखते हैं, क्वाटरनरी में हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं। इसी में आता है हमारा फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, ठीक है। अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, ये होता है हमारा अमाइनो एसिड, कार्बन, COOH, NH2, R और ये H, ठीक है। दिस इज अमीनो एसिड जिसपे क्या है, एक है हमारा COOH यानी कि एसिड ग्रुप, एक है हमारा अमीन ग्रुप। फाइन। ये क्या फॉर्म करते हैं, ज्यूटेराइन फॉर्म करते हैं, जो कि क्या होता है हमारा डाइपोलर होता है, क्या होता है हमारा डाइपोलर होता है। डीनेचुरेशन की बात करें, जैसे जैसे टेम्परेचर pH बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोटीन्स के बॉन्ड्स अनफोल्ड होने लग जाएंगे, जिसमें की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाएगी, दैट इज अ डीनेचुरेशन, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैटलाइज करते हैं। एंड हार्मोन्स कौन होते हैं, हार्मोन एक्ट एज अ मैसेंजर, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। विटामिन दो तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में क्या आता है, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। वाटर सॉल्युबल में कौन सा आता है, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे आते हैं आपके RNA एंड द DNA न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, आपका जो बेस होगा वो थाइमीन होगा, और RNA में जो बेस होगा वो यूरेसिल होगा, ठीक है। एल्स न्यूक्लियो जो साइड होगा उसमें शुगर प्लस बेस होगा, और न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट होगा। फाइन फाइन। सो दैट्स इट, हमने कर लिया फटाफट से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। होप जो आप पढ़ के गए हो सिर्फ और सिर्फ वही एग्ज़ाम में आए और बाकी कुछ ना आए, ठीक है। हाँ, दो चीज़ें हैं, मैं ये माइंड में आपका PDF, फॉर्मूला शीट, ये दो चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी ऐड करवा देती हूँ, ठीक है। इस दोनों को प्लीज़ लास्ट मिनट अच्छे से रिवाइज करके जाना। फाइन। बाकी टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी गुड, सब अच्छा होगा। एंड शाम को हम देखेंगे कि पेपर कैसा था। एंड हाँ, अगर टफ थोड़ा हो भी गया तो फाइन, आपने अपनी पूरी मेहनत की, दैट्स ऑल मैटर्स इन द लास्ट। फाइन। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड ऑनवर्ड्स। इस चैनल ने जितना हो सकता था उतनी आपकी हेल्प करने की कोशिश करी है। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट, या